हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। बड़े भाई साहब, बड़ा नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और अपना बड़ा भाई याद आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो बड़े भाई साहब के कुछ अपने ही जलवे होते हैं भाई। घर का बड़ा है, बड़ा भाई है वो। तो जी हाँ, मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको क्लास 10th हिंदी स्पर्श पार्ट 8 का पार्ट 1। बहुत लंबा पार्ट है, 2 पार्ट में डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से बड़े भाई साहब को समझेंगे। तो बड़े भाई साहब, छोटे भाई बड़े भाई कुछ इस तरह जा रहा है जो कि आपको चित्र में दिख रहा है, पर बड़े भाई की अपनी एक अहमियत होती है, अपना एक महत्व होता है, अपना एक दर्जा होता है। तो क्या यहाँ पर बोला गया और किसने बोला है कि इन्होंने बड़े भाई साहब का जिक्र छेड़ा है? तो ये हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा उन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय बम्बई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन उन्हें वह रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी हैं। तो बताया है कि लम्ही गांव में 1880 में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में इनको नवाब राय और हिंदी में इनको प्रेमचंद नाम दिया गया। निजी व्यवहार में ये कहते धनपत राय जो है अपने नाम से ये चलते रहे। इनकी एक जो कहानी संग्रह था सोजे वतन, सरकार ने जिसे जब्त कर लिया, अंग्रेज सरकार ने। इन्होंने अपना और भी जीविका चलाने के लिए मास्टरी, इंस्पेक्टरी का काम किए, लेकिन इनको रास नहीं। इनको ये सब काम तो इन्होंने किए, पत्रिकाओं का संपादन भी किया, बम्बई भी गए, फिल्म नगरी में भी पहुँचे, लेकिन वह वो सब इनको रास नहीं आया। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल से ही कथा सम्राट कहते हैं। उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी। जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही उनको मिले थे। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, कायाकल्प और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र चूंकि यहाँ लिखा है ये अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं हो पाया, लेकिन ये जो इनके उपन्यास हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही विख्यात, प्रचलित उपन्यास हैं। लगभग सबकी जबान पर होते हैं, सब पढ़े हुए होते हैं। कोई ऐसा छूट भी जाता है तो एक जिज्ञासा रहती है कि प्रेमचंद का ये उपन्यास तो हमें पढ़ना ही है। तो ये चूँकि इतना उन्होंने स्थान बना के रखा है, उनके शब्दों में इतनी सजीवता होती थी कि किसी भी उपन्यास को पढ़ने में उसी में हम डूब जाया करते हैं। अब पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो, बड़े भाई साहब बोले छोटे भाई से। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं न टोकता। घर में जब कोई छोटा होता है और उससे कहते तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम छोटे हो, तो उसको कई बार लगता है कि मैं क्यों नहीं बड़ा हुआ, मुझे भी बड़ा होना है। लेकिन इस भुलावे में ना रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। ऐसा नहीं कि आप घर में बड़े बच्चे हो, आप घर में बड़े हो तो आप कुछ भी कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के लड़के बेधड़क करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते हैं। मतलब ये बताया है कि कई बार बड़े होने पर आप ये सोच लो कि हम घर में सबसे बड़े, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो ऐसा नहीं है। बड़े होने के बाद भी कई ऐसी बातें होती हैं जहां वो अपने आप को उजागर नहीं करते, जहां वो अपने आप को नहीं रखते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। 2 भाई हैं, बड़ा भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि उससे छोटा एक भाई इसलिए वो बड़ा भाई कहलाने लगा।
उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उससे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती। तुम बड़े हो, अरे तुम्हें समझना चाहिए, तुम बड़े हो, उसको ये सामान दे दो। तो बड़ा भाई भले ही छोटे भाई से साल भर ही बड़ा क्यों ना हो, उसको बड़ा बड़ा कह के बहुत बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे कि छोटा भाई का यही बड़े भाई ने किया है, ऐसा मुझे भी करना है। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। मतलब फिर बचपना बचपना रह ही नहीं जाता। उसको हर बार कहा जाता है तुम बड़े हो। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं। दर्जा मतलब कक्षा। 5 साल बड़े हैं बस केवल, लेकिन 3 क्लास ही मुझसे आगे हैं। उन्होंने भी इसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। मतलब हर साल दूसरी क्लास में जाना मेरे बड़े भाई को पसंद नहीं है। वो तालीम मतलब शिक्षा के मामले में बड़े आराम से पास होते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक क्लास में 2 बार भी पढ़ सकते हैं। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। इतना एक क्लास में इतना पढ़ना चाहते थे बार बार कि हमारी नींव पक्की होनी चाहिए जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। मतलब एक क्लास में 2 साल तक रहते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। एक कक्षा पास करने में बड़े भाई साहब को 3 साल लग गए। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। अब बड़े भाई को लगता अरे भाई नींव अभी कच्ची है, 1 साल इस क्लास में, थोड़ा और पढ़ने दो। इसमें जो हमारा मकान बनेगा जब मैं बड़ा होऊंगा तो बढ़िया वो याद भी होंगे, हर एक प्रश्न भी बनेंगे, ज्ञान भी बढ़ेगा। तो भैया उनको अपना मकान, ऐसा छोटा भाई कह रहा है, मजबूत मकान बनाना है, इसलिए वो आराम से पढ़ते हैं, पढ़ने में कोई जल्दबाजी नहीं। अब आगे देखो देखो, ये हैं बड़े भैया और ये हैं छोटे भैया। तो मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था। मतलब कहते ना, तुम बड़े भाई और छोटे भाई को देखते रहना, पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, टाइम पे घर आ रहा कि नहीं आ रहा, खेलने जा रहा। अब वो भैया अपने छोटे भाई पे निगरानी पूरी रखते। मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझ लूँ। छोटा भाई एक चपाट भी पड़ जाए तो क्या है, बड़ा भाई मार सकता है। तो छोटा भाई कह देता था भैया ठीक है, वो मुझे डांटते हैं और टाइम पे घर बुलाते हैं, खेलने कम देते हैं, या जो जो मुझे हुक्म सुनाते हैं मैं तो मान लेता हूँ, मैं चुप रहता हूँ। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। कौन? बड़े भाई। पढ़ते बहुत थे, बस पास नहीं होते थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर, हाशिए समझते ना, जहाँ पर किताब का ये बिल्कुल हम उसको कहते मार्जिन, कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते। अब इतना पढ़ लेते मेरे बड़े भैया कि थोड़ा मनोरंजन करने के लिए वो साइड में कुत्ते और बिल्ली के चित्र बना देते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते टाइम पास करने के लिए। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते रहते। कई बार आपने देखा ना, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आप कुछ भी लिखे जा रहे हो कॉपी पर, कोई एक शब्द उसको भी 2-4 बार वहीं के वहीं उसको एक नई शक्ल दे रहे हैं, उसको उसकी आउटलाइन बना रहे हैं बड़ी सुंदर। ऐसा बड़े भैया भी करते थे। फिर कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें कोई अर्थ ही ना होता, कुछ भी लिख देते, ना कोई सामंजस्य होता, कुछ भी करते वो। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई। मतलब ऐसा कुछ भी लिखते थे वो, कुछ भी। राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, एक आदमी का चेहरा बना दिया, ये लिख दिया। मतलब उसका कहना है भाई पढ़ने तो बैठते थे लेकिन ये सब काम करते रहते थे, पढ़ते नहीं थे। मैंने बहुत चेष्टा की, बहुत कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ तो निकालूं, आखिर ये क्या लिखा है बड़े भाई साहब ने। लेकिन मैं तो असफल रहा, मैं समझ ही ना पाऊँ क्या लिखा है, और उनसे पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। वह 9वीं जमात में थे, जमात मतलब कक्षा, वो 9वीं कक्षा में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मोह बड़ी बात थी। मतलब वो जो शेर के चित्र बनाते, अजीब अजीब से वाक्य लिखते, तो मैं भैया समझ नहीं पाता, छोटा मुँह बड़ी बात, मुझे नहीं आती थी उनकी बातें समझ में।
अब आगे देखो, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। जो लेखक का छोटा भाई वो कहता मेरा मन नहीं लगता था पढ़ने में। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ जैसा लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर, ये दोनों भाई हॉस्टल में थे, मैदान में आ जाता। कभी कंकरियाँ उछालता तो कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता छोटा भाई। कभी कोई साथी मिल गया तो फिर पूछना ही क्या, घंटों खेलते हम तो। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे तो कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे। बच्चे करते ना, गेट पर खड़े हो जाएंगे, उसे झूमते रहेंगे, गाड़ियाँ निकलेंगी उसको देखेंगे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। अब बड़े भैया को तो जन्म से अधिकार है छोटे भाई को डांटना। वो जैसे ही मुझको डांटते और मेरे तो प्राण सूख जाते, बहुत डर जाता मैं। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछते वो। इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था, मैं कुछ ना बोलता। ना जाने मेरे मुँह से ये बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। ये बच्चा डर के मारे अपने बड़े भाई के सामने बोलता भी नहीं कि मैं बाहर खेल रहा था, चुप रह जाता। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। भैया ने डांटा, छोटे भाई ने कुछ नहीं बोला, मतलब उसने मान लिया कि हाँ भाई मैंने गलती की है। और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। ये मतलब कुछ प्यार के कटु शब्द बोलते थे और गुस्से में तो बोलते ही थे, तो मुझे डांटते ही रहते थे वो। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा, मतलब एक अक्षर याद नहीं होगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। बड़े भाई साहब कह रहे, सुनिएगा आप लोग ध्यान से, कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं ऐरा गहरा नत्तू खैरा। सभी अंग्रेजी के विद्वान ना हो जाए यदि तुम पढ़ लो तो। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं विद्या आती है, ये बड़ा भाई कह रहा है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने घोंगा हो कि तुम्हें मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते कि कैसे पढ़ाई करनी है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ये बड़ा भाई कह रहा है। यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो तुम्हारी आंखों का कसूर, यदि मुझे तुम देख नहीं पाते तो तुम्हारी बुद्धि का कसूर। इतने मेले तमाशे होते हैं, कभी तुमने देखा कि मैं मेले तमाशे में जाता हूँ? मैं तो कभी नहीं जाता हूँ मेले तमाशे में। ये तो थे बड़े भैया के शब्द। अब छोटा भाई मन में क्या सोच रहा होगा? आपको लगता है कि छोटा भाई कुछ ना सोच रहा होगा? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, भी बड़े भैया कह रहे हैं, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2 और 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। अब वो कह रहे मैं इतना पढ़ता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, फिर भी मैं पास नहीं होता। अब तुम देखो, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम खेल कूद के पास हो जाओगे? मुझे 2-3 साल लगते हैं पास होने में, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे, पास नहीं होगे यदि तुम खेलने जाओगे तो। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ वापस घर और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? जो घर का पैसा है क्यों बर्बाद? अब ये बड़े भाई ने इतनी सारी बातें उसे रोज़ सुनाते थे। वो रोज़ खेलने जाता, बड़े भाई उसे रोज़ गुस्सा करते। मैं यह लताड़, मतलब इस तरह की डांट सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया है, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश देने की कला में बड़े ही निपुण थे, बहुत अच्छा बोलते थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते जैसे सूखती बाण चलाते हो। मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता। मैं उस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं? जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूं? छोटा भाई कहता, मैं नहीं पढ़ सकता यार, मैं तो घर जा रहा हूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता। अगर मैं इतनी मेहनत 24 घंटे पढ़ता तो मैं तो ना पढ़ पाता। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल छट जाते। क्या होता? यदि बच्चे को डांट पड़ती है, थोड़ी देर तो मुंह बनाएगा, फिर सोचेगा हम नहीं, मैं पढ़ूंगा, ये करूंगा। थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल, वही घोड़ा वही मैदान। मैं इरादा करता कि आगे से खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल, तुरंत टाइम टेबल बन जाता छोटे भाई का, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये हर बच्चे का काम है। वो टाइम टेबल तो कुछ ही पल का रहता है। बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मद
बिल्कुल उड़ जाती। मतलब अब तो भाई भैया ने डांट दिया, तो खेल कूद की जो समय था बिल्कुल खेलना ही नहीं है कल से। मेरे टाइम टेबल में कोई खेलने का समय नहीं दिया जाएगा। प्रातःकाल 6 बजे, अब देखिए जो टाइम टेबल बनता है वो टाइम टेबल बता रहा है, और ऐसे हर बच्चे का बनता है। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब मतलब गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास हिस्ट्री, फिर भोजन, स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 बजे से 5 बजे तक भूगोल मतलब आपकी सोशल साइंस, आपकी ज्योग्राफी, 5 से 6 बजे तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, खेलना नहीं टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 विविध विषय, फिर विश्राम। ये क्या हो गया? ये बन गया टाइम टेबल। अच्छा, मुझे कमेंट करके आप लोग इस पार्ट में ज़रूर बताना, क्या आपने इस तरह का टाइम टेबल कई बार बनाया है बचपन से लेके अभी तक, पर मैम कभी फॉलो नहीं किया? जितना ज़्यादा पढ़ने का समय होता है अगले दिन उतना ही ज़्यादा खेलने का समय भी होता है। हम हर आधा घंटे के बाद लिखते हैं विश्राम, उस विश्राम में खेल। तो ये पूरा टाइम टेबल हर बच्चा बनाता है, हर बच्चा, इनका भी बन गया। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। बन तो जाता ही है, मानता कौन है? पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है टाइम टेबल की, पहले ही दिन उस टाइम टेबल फॉलो ही नहीं करते। मैदान की वह सुखद हरियाली, आहा, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ही लेती। मैं क्या करूं? ये सब कुछ चीज़ें मुझे बैठने ही नहीं देती हैं। वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ कि मैंने कोई टाइम टेबल भी बनाया था। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना रहती, सब कुछ खेल में भूल जाता। कोई टाइम टेबल है, कोई किताबें हैं और कोई बड़े भैया हैं। उनकी आंखों से दूर रहने क्या, वो कह रहा है कि बड़े भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। एक तो नसीहत देते, ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो, ये करो वो करो, और दूसरी फजीहत करते मतलब बेइज्जती कर देते हमारी। मैं उनके साय से भी भागता कि कहीं वो दिख ना जाए, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर भी ना हो कि मैं अंदर आ चुका हूँ। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले कि ये फिर शुरू हो जाएंगे। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता। खेल कूद की बेइज्जती नहीं होती मुझसे, मैं कितनी भी डांट खा लूँ, समय पर खेलने जाऊँगा, खेलूँगा ज़रूर। अब ये छोटा भाई कह रहा है कि मुझसे नहीं होता ये। अब छोटे भाई ने, देखिए यहाँ पर तो इतना पाठ समाप्त हो गया। छोटे भाई ने कहा कि मैं खेल की बेइज्जती नहीं कर सकता, उसका समय निश्चित है, लाख मुझे डांट लो और फजीहत कर लो, खेलूँगा मैं ज़रूर। अब बड़े भाई साहब क्या कहते हैं और छोटे भाई साहब बड़े भाई साहब को मन ही मन में क्या कहते हैं, ये पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। कोई हमें डांटे और अंदर ही अंदर हम कुछ बोलें ना, वो भी भैया और बहन, तो ज़रूर बोलेंगे। मम्मी पापा डांटे तब तो हम चुप हो जाएंगे, पर बड़ा भाई बहन डांटे हो तो मन में कहेंगे हाँ खूब पढ़ते हो, देख लिया पढ़ना, नंबर कम आए थे, ये हुआ था। तो यहाँ पर भी कुछ छोटा भाई ऐसे ही बोलेगा। तो देखते हैं क्या बोलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।